हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कल की वीडियो के आई वांट टू अपोलोजाइज कि देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच सो आई हैड टू री रिकॉर्ड द वीडियो एंड वो थोड़ा सा लेट अपलोड हुई सो वील ट्राई एंड अगेन ट्राई के बेटर तरीके से इसको और कैसे टाइमली डिलीवर किया जा सके, है ना। सो आगे से ट्राई किया यही जाएगा कि कोई इस तरह की गलती ना हो। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पैटर्न आपको वही है, पता है कि आपको करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, मेजर पॉइंट्स उसके साथ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस की जाएंगी, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड आपको आंसर बताया जाएगा। डिटेल्ड आंसर के लिए आप लिंक को फॉलो करेंगे, राइट। सो पहला हमारा सब जो करंट अफेयर है, व्हाई इज इट टू सून टू राइट ऑफ द ई रूपी। ई रूपी क्या है अब, ठीक है। हमारा CBDC बोलते हैं हम इसको, ई रूपी को भी। आपने CBDC वर्ड ज़्यादा सुना होगा ई रूपी से ज़्यादा, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो RBI इसको इशू करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली ऐसी करेंसी है कि जिसने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो इंक्लूडिंग चाइना एंड नाइजीरिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया था ई नायरा को अक्टूबर 2021 में, सिमिलरली चाइना ने भी इसको लॉन्च किया, ठीक है, बट 2020 के अंदर। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, चाइना की भी बात करें, ग्लोबली भी बात करते हैं, तो इसकी एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा अभी दुनिया में नहीं आई है ना। तो जो लोगों ने इसके अंदर एनरोल किया है वो अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट RBI बिलीव्स कि हम इसको अभी भी पायलट रन के इनिशिएटिव की तरह ही मानेंगे कि धीरे धीरे करके लोग जो है ना इसका पार्ट ज़रूर बनेंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे RBI ने इसके लिए ये की कि इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद द UPI, ठीक है। अब UPI जो है वो ज़्यादातर दुनिया यूज़ करती है। तो अब CBDC में मेजर पॉइंट यही है कि आपके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स इजीली सरकार कर सकती है। इसका एक और बेनिफिट यही है कि कोई भी अगर स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलना होता है तो होता है, जिसके अंदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करनी है, तो ये डिजिटल करेंसी के थ्रू भी हो सकती है। एंड ये सिमिलर जैसे हमारे रुपी के नोट्स होते हैं या हमारी जो एक्चुअली में टैंजिबल करेंसी होती है, उसी तरीके से काम करेगा। 24/7 आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेराज अगर UPI के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद, यही RBI का मोटिव यही था उसके पीछे का, कि अगर लोग ज़्यादातर UPI यूज़ कर रहे हैं, UPI जो है अब चाहे कोलैबोरेशन में है NPCI के साथ, बट एक्चुअली में उसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करते हैं टाइम एंड अगेन, जिस वजह से लोगों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। सरकारी वहाँ पे ऑन दी अदर हैंड अभी इतना जो है प्रमोशनल बेसिस पे ही चलता है, बट अगर हम क्वालिटी वाइज देखें इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। चलो जो भी रीजन है उसकी वजह से RBI टुक अ स्टेप कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड ये सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे काम करेगा। एंड यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास वो होती है ना, प्रॉपर एक सिस्टम होता है ऑफ सिक्योरिटी, है ना। तो उसी तरीके से उसी को फॉलो करते हुए डिजिटल करेंसी की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, पेशेंट रोल आउट है RBI की तरफ से, मैं आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ। एंड ई रूपी की पोटेंशियल आने वाले टाइम में हमें हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम अपना अलग से ऐसा सिस्टम जो कि बाईपास कर सकता है USA के स्विफ्ट सिस्टम को, ठीक है, हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि यही एक चीज़ को चाइना ने यूज़ किया है कि चाइना की चाहे अभी करेंसी जो है डिजिटल करेंसी, उसको भी लोगों ने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट डाटा जो है चाइना से जनरली बाहर जल्दी आता भी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। बट अब क्या है कि एक तरह से वो, जैसे रशिया को निकाल दिया गया था स्विफ्ट सिस्टम के अगेंस्ट, है ना, तो रशिया को उसको बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था, बट अब वो USA का सिस्टम है। तो अगर हम खुद से ही अपनी करेंसी को डिजिटली ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली भी थोड़ा सा चाहते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव मेथड है कि इन केस हमें भी स्विफ्ट सिस्टम से कल को किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। क्योंकि आपको ये आगे जाके भी पता लगेगा, या मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस एंटरप्राइज को चलाना है तो आपको फ़ायदा नुकसान जो है उसको पहले देखना पड़ेगा। लड़ाइयाँ डेली हो सकती हैं इस बेसिस पे अगर हम देखें तो, बट फ़ायदा नुकसान पहले देखा जाता है। तो स्विफ्ट सिस्टम को अब हटाने का एक बेटर तरीका है, एक ऑल्टरनेटिव उसका हो सकता है इन केस कोई सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगती है या इंडिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाला जाता है। सो RBI इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। यही आपकी ये न्यूज़ थी, राइट। सो अब कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू CBDC। CBDC ही होगा तो CBDC का ही आप मान के चलना है। ई रूपी वहाँ पे बहुत कम मेंशन किया जाता है। पहला, CBDC इज नॉट अ लीगल टेंडर। सेकंड, CBDC इज ऑफ 2 टाइप्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अब हमारे जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो लीगल टेंडर माने जाते हैं, राइट। तो सिमिलर तरीके से CBDC भी हमारा, क्योंकि वो सिमिलर टू दैट, वेटेज तो वही है ना, बात तो वही आ रही है ना कि बस वो डिजिटल करेंसी है, वो हमारे पास एक्चुअल करेंसी है ना। सो वो भी एक लीगल टेंडर की तरह माना जाएगा। एंड ये चीज़ आपको सेक्शन 26 ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934 बताया जा रहा है कि एवरी रूपी बैंक नोट शैल बी अ लीगल टेंडर एट एनी प्लेस। तो ये भी एक तरह से बैंक नोट की तरह डिजिटली ही काम कर रहा है। सो CBDC एक्चुअली में यहाँ पर काम करेगा एज अ लीगल टेंडर ओनली। एंड CBDC 2 तरह का है, दैट इज रिटेल CBDCR,
ठीक है, वो रेगुलर कस्टमर्स के लिए, एंड CBDCW इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दो तरह के ये इंटरफेस बनाए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। देन वार्मर नाइट्स, मोर ह्यूमिडिटी, वाई 57% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स फेस एक्सट्रीम हीट रिस्क। तो इसके लिए ना आप मेजर यहाँ पे मैप्स को देखो, ठीक है, मैप्स के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे स्टडी जो है यही कह रही है कि पहले ऐसा होता था कि हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है ना, कि हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डे टाइम में, बट अब ये भी चीज़ देखी जा रही है कि कूलिंग ऑफ के लिए हमारे पास नाइट टेम्परेचर पहले कम हुआ करता था, तो जिस वजह से जो हीट अब बॉडी ट्रैप करती थी, ह्यूमन बॉडी भी या कोई भी लिविंग बींग की जो ह्यूमन बॉडी है हीट ट्रैप करती थी, वो रात के लो टेम्परेचर से उसको अब वापस से निकाल भी सकती थी, है ना। तो इससे क्या होता था, एक बैलेंस मेंटेन रहता था बॉडी के अंदर। बट अब जो है वार्मर नाइट्स भी उसमें इंक्लूड हो गया है कि दिन भी गर्म है रात भी गर्म है, तो इस वजह से बॉडी जो है अपनी हीट निकाल ही नहीं पा रही है किसी भी तरीके से, है ना। तो अब उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, है ना, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है। सो इससे इन्होंने ये स्टडी में ये चीज़ पब्लिश की है कि बहुत सारे चांसेस हैं स्पेसिफिकली फॉर एल्डर एंड जिनका अब हो सकता है कि लो इम्यूनिटी भी हो जिनकी, सो उनके केसेस में यहाँ पे हीट स्ट्रोक का, उनको डायबिटीज़ का या डिफरेंट तरह की ऐसी बीमारियों के चांसेस हैं उनको होने के, ठीक है। सो हीट रिस्क जो है वो कंपाउंडेड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ एंड एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो हीट स्ट्रोक के डिफरेंस और हीट रिस्क के डिफरेंस का यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ इंडिया में जो है ये चीज़ों को ज़्यादा देखा जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें अभी के टाइम पे मॉनसून्स की प्रेजेंस की वजह से ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो वेट जो है नॉर्थ इस टाइम पे हुआ है, तो वेट एज इन के मॉनसून्स की वजह से। बट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज वेयर वी सी कि जैसे जहाँ पे मुंबई वाला रीजन हो गया, हमारे पास ये जितनी भी आसपास गुड़गांव वाली रीजन हो गई है ना, जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको भी बेटर करना है ना। तो एयर क्वालिटी को बेटर करते हुए हमें एक नए तरीके से यहाँ पे अभी से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब चाहे हमने पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात की है बिफोर द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, बट इंडिया जब ये पेरिस एग्रीमेंट को साइन हुआ था ऑलरेडी 1.5 के आसपास ही था। 1.5 से अगर आप बात करें बिलो नहीं, ऑलरेडी अबव था, 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास अबव द प्रिस्क्राइब टेम्परेचर जो था ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुई थी, बट अभी के केस में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल ही जब इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो हम कितना ज़्यादा ऊपर होंगे। सो इसी तरीके से अभी द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क, द पीपल नीड टू पार्टिसिपेट एंड अपने आप का बचाव करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हीट रिस्क हो सकता है कि बॉडी जो है वो अब टेम्परेचर को लो डाउन कर ही नहीं रही है। सो उससे रिलेटेड अब कितनी बीमारियाँ आने वाले टाइम में आएंगी उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं बताया गया है। तो अब इसके रिगार्डिंग हाँ यहाँ पे ये चीज़ जो और मेंशन की गई थी, जो सवाल था आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में उन्होंने बोला था। तो अब जो हीट रिस्क है या हीट स्ट्रोक है वो कम्युनिकेबल है नहीं है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है अब यहाँ पे आपको सवाल बता दिया गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेज। सेकेंड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। कि अब हमारे पास होती है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आपको एक बार हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग या तो आप वैक्सीन लगा लेते हैं, या जब तक उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएंट नहीं आ जाता आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है, या तो आप उसका प्रोसेस जो है या प्रोसीजर ऑफ क्योरिंग जो है उसको फॉलो कर देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करते हैं, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, है ना, वो बार बार जो है वो रेकरिंग रहता है, तो इस वजह से इनको क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। क्रॉनिक का मतलब क्या है, जो बार बार होती रहती है ठीक हो जाती है, होती रहती है ठीक हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार किसी को जुकाम होगा तो दोबारा होगा ही नहीं। सो इसी तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। दूसरी चीज कि इसको माना जाता है कि कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स, तो ऑब्वियसली किसी की इम्यूनिटी जेनेटिकली अगर वीक होगी एंड उसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं अगर वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके साथ, है ना, कि अगर किसी की आप फॉर एग्जांपल वर्कर्स के केस में लगा लीजिए, वहाँ पे आप बच्चों को देखेंगे ज़्यादातर वाटर बॉर्न डिजीजेज उनको होती रहती है, लिवर में उनके इन्फेक्शन रहते ही रहते हैं, है ना। उनके जेनेटिक्स जो है वो अभी वीक भी है क्योंकि बच्चा है अभी, है ना वो, बट उसका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें कि लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, पानी की क्वालिटी सही नहीं है, तो वो रिपीटेडली उनको ये प्रॉब्लम्स हेपेटाइटिस वगैरह की होने की लगी रहती है ना। तो ये इसी वजह से इसका आंसर जो है बोथ 1 और 2 है। तो ये जो डेटा है ये WHO की साइट से ही लिया गया है, ये सवाल भी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, राइट। देन हम जो हमारा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, व्हाट ब्रॉट द ओवरसीज सेफ्टी एक्सपर्ट्स टू इंडिया।
कि अब यूएस से, यूके से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं व्हेन इट हैपेंड ऑन इंडियन सॉइल? क्या उसके पीछे कोई लीगल इम्प्लीकेशन या कोई ट्रीटी एग्जिस्ट करती है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है? तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। सो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमारा शिकागो कन्वेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको शिकागो कन्वेंशन के ऊपर थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए। यहाँ पे हम सवाल डिस्कस तो कर ही लेंगे, बट उसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपसे पूछी जा सके, तो एक बार ना अपने नोट्स में उस चीज़ को अपडेट भी करते रहना, ठीक है? तो बेसिक से पॉइंट यही है कि शिकागो कन्वेंशन जो है 1944 में अब साइन की गई थी, ठीक है? अब शिकागो का नाम ही है तो शिकागो में ही साइन हुई थी। तो 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाली थी, उससे पहले ही हम देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में तो इतना ज़्यादा प्लेन्स की यूजेज नहीं थी, 2 में ही ज़्यादा प्लेन्स की यूजेज होनी शुरू हुई है। सो पीपल रियलाइज कि जो हमारा प्लेन्स है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्पसेस के लिए थोड़ा ना यूज़ होगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं पैसेंजर्स को ग्लोबली अक्रॉस घुमाने के लिए भी। तो वहाँ पे लोगों ने ये चीज़ों को रियलाइज़ किया, है ना? तो इसी वजह से जो शिकागो कन्वेंशन के तहत इसको साइन किया गया, एंड ये एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बताती है। तो देयर आर सर्टेन लाइबिलिटीज विच आर अटैच्ड टू इट, ठीक है? वो अब क्या क्या हैं कि स्टेट ऑफ अकरेंस, पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं जिसके तहत अब ओवरसीज एक्सपर्ट्स जो है इंडिया में क्यों आ रहे हैं। स्टेट ऑफ अकरेंस जहां पर ये घटना घटी, ठीक है? कंट्रीज कनेक्टेड टू द एयरक्राफ्ट हैव फॉर अ राइट टू पार्टिसिपेट, ठीक है? जहां जहां ये घटना घटी। देन स्टेट ऑफ रजिस्ट्री के कहाँ पे वो रजिस्टर हुआ है प्लेन। तीसरा स्टेट ऑफ ऑपरेटर कि ऑपरेट उसको कौन कर रहा है, कौन सी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है, वो कौन से देश से बिलोंग कर रही है। देन स्टेट ऑफ डिज़ाइन कि उस प्लेन का या एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन किसने बनाया। देन स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सब इसके हिस्सेदार या भागीदार रहेंगे। भागीदार भी क्या, यहाँ पर अगर आप कह सकते हो कि इनको राइट है टू पार्टिसिपेट एंड टू गेट टू नो कि एक्चुअली में रीजंस क्या क्या हैं जिन वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? दुर्घटना क्यों घटी। अब स्टेट ऑफ अकरेंस की बात करें तो इंडिया के अंदर हुआ। देन अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, इंडिया में ही रजिस्टर्ड था। स्टेट ऑफ द ऑपरेटर एयर इंडिया थी, इंडियन ही है। देन स्टेट ऑफ डिज़ाइन या स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये यूएसए से है, ठीक है? तो इसी वजह से यूएसए के जो अब एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया में आकर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड इसी के बेसिस पे यहाँ पर जो है तर्क वितर्क किया जाएगा कि जो हमारा बोइंग 787 है ये एक्चुअली में क्रैश क्यों हुआ। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ तो हुआ क्यों, ठीक है? सो अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो अब किस तरीके से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि इसी की अब सब्सिडरी है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ही काम करती है, एक स्पेसिफिक ब्रांच है जो कि अब इस घटना की सारा का सारा ब्यौरा लेकर उनको रिपोर्ट सबमिट करेगी, ठीक है? तो रिपोर्ट के बेसिस पे ही अब डिसीजन जो है लिए जाएंगे। सो दे आर ऑल्सो अंडरटेकिंग दोज वर्क्स। अब जो इन एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है? सो अब यही चीज़ों के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है कि एयरक्राफ्ट डिज़ाइन रूट कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं। कोई चीज़ों को अगर चेंज करने की जरूरत है तो सुरक्षा जो लोगों की हमारे हाथ में ही है ना, जो अब बनाना चाह रहे हैं, सो दे हैव अ स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, अगर उनको प्रॉफिट चाहिए तो, है ना? तो उस प्रॉफिट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। सो यही एक न्यूज़ के अंदर आपको बताया जा रहा था। देन क्वेश्चन यही है कि शिकागो कन्वेंशन वाज साइंड इन 1943 में। इसका आंसर बता चुकी हूँ आपको, बट अगर आपने नहीं ढंग से सुना होगा तो फिर भी गलत करोगे, अगर सुना है तो सही करोगे। देन हमारे ICAO जो कि अब शिकागो कन्वेंशन के तहत ही बनी थी, ठीक है, इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं, जो कि UN के अंडर है, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? तो अब इसका आंसर बी बन जाता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल एविएशन, जिसको शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं, 52 स्टेट्स ने दिसंबर 1944 में इसको साइन किया गया था। एंड हमारा ICAO जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले, क्योंकि अभी काफ़ी कंट्रीज़ की रैटिफिकेशन भी नहीं आई थी, तो टेम्परेरली इन्होंने प्रोविजनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर लिया था। 1945 से 47 तक इसने काम किया। 1947 में PICAO जो है वो ICAO बन गया, एंड वो 4 अप्रैल 1947 को इट केम इनटू पिक्चर, केम इनटू बीइंग। बाकी ये जो कन्वेंशन का बेसिक पर्पस क्या है वो सारा आपको यहाँ पर लिखकर दिया गया है, ठीक है? सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सेंटर टू फोकस ऑन अरावली वेस्टर्न घाट्स रेस्टोरेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं ना, इसी की कनेक्टिविटी जो है वो पिछले हमारा फर्स्ट करंट अफेयर्स के साथ भी है, क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि सरकार अब चाह रही है कि अरावली वेस्टर्न घाट्स रेस्टोरेशन हो और मैनग्रोव्स के लिए भी यहाँ पे रेस्टोरेशन के लिए काम किया जा सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू भी, एंड गवर्नमेंट भी खुद से काम करे। इसका रीज़न क्या है, हमारी जो ISFR रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, 2023 में अभी लेटेस्ट आई थी।
सो अब इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के डेटा को क्यूमुलेटिवली इन्होंने अप्लाई करते हुए अगर देखा है कि अगर इसको सही से कंडक्ट कराया जाए तो ISFR रिपोर्ट में जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, उस चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं। तो उसमें मेजरली मैनग्रोव्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, अरावलीज के ऊपर एंड वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। अरावलीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मॉनसून्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस में से है ये, है ना। वेस्टर्न घाट्स की रेस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न घाट्स की वजह से, क्योंकि अब अपने आप में यूनिक इकोलॉजिकल साइट है। तो अब उसी वजह से वेस्टर्न घाट्स के अंदर हमारे पास ऐसी एंडेमिक स्पीशीज है जो वर्ल्ड में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसी से रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स मैंने अभी आपको बताई कि अरावलीज क्या है, अरावलीज में ऐसा स्पेसिफिक क्या है, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है बट वो वहाँ पे भी एंडेमिक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। वेस्टर्न घाट्स तो अपने आप में ही आप कह सकते हो कि एंडेमिक स्पीशीज को इतना ज़्यादा केटर करता है कि लूजिंग वेस्टर्न घाट्स विल बी अ गुड लॉ, मतलब इट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया, राइट। सो अब रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें नेशनली जो है डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन को लाना होगा। इसीलिए हमारा पिक्चर में अब क्या आता है, हमारा आता है ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने अराउंड 2013-14 में लास्ट जाने से पहले व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इन, उनसे पहले लॉन्च किया था। तो अब सरकार ये बोल रही है कि इसी ग्रीन इंडिया मिशन को हम एक बेटर तरीके से न्यू ग्रीन इंडिया मिशन की तरह चलाएंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम बेटर कर सके एंड ISFR रिपोर्ट के डेटा को देखते हुए हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो अब आपको वेस्टर्न घाट्स, देन अरावलीज एंड मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स में स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, उनका जो रूट स्ट्रक्चर कैसा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उनको क्यों माना जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे। कुछ भी आपसे पूछा जाता है इंडिया में कहाँ पे मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर होगा। उनसे एसोसिएटेड जो स्पीशीज़ हैं या अरावली से रिलेटेड स्पीशीज़ है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड स्पीशीज़ है, उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सो ये सारे मेन पॉइंटर्स हैं। अब हम सवाल देखते हैं। एज पर ISFR 2023 कंसिडर द फॉलोइंग कि मैनग्रोव्स कवर ऑफ द कंट्री अकाउंट्स फॉर 0.15% of the country's total geographical area. Second, in comparison to 2021 assessment, there has been net increase in the country's mangrove coverage. Third, notable increase in mangrove forest cover is observed in Gujarat. How many of the statements are correct? तो ISFR रिपोर्ट में ना इनिशियली इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, एक स्टेट स्पेसिफिक आता है, एक जनरल आता है। तो जनरल वॉल्यूम 1 वाला जो है हमारा पार्ट, उसी के जो इनिशियल हाइलाइट्स दिए गए हैं वहाँ से ये सवाल एक स्टेटमेंट से आपको दे दिया गया। तो ऐसे सोचिए कितने मल्टीपल सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सो इसी के रिगार्डिंग अब सवाल बना दिया गया है, तो आंसर मैं बता देती हूँ। ए है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो है इंक्रीज नहीं, यहाँ पे नेट डिक्रीज पाया गया है। दूसरी चीज़ कि गुजरात में नोटेबली डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। जब इंक्रीज की बात करते हैं तो हमारी कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया गया है कि बढ़ गया है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बट ओवरऑल नेट देखें तो डिक्रीज ही हुआ है हमारा, ठीक है। कवरेज जो है वो डिक्रीज हुई है एज पर ISFR रिपोर्ट, इसका सोर्स यही है, ठीक है। सो ये हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी 2 इज इनकरेक्ट। देन सेंटर्स वाइड आउटरीच एम्स टू पुश फ्लैगशिप ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स इन ओवर 500 डिस्ट्रिक्ट्स। अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 स्कीम्स का मेजर मेंशन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका डिटेल में आप जानेंगे, पढ़ेंगे जाकर के क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। देन सेकंड कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड बिरसा मुंडा के को यहाँ पर आधारित समर्पित ये स्कीम भी है, ठीक है। PM जनमन का भी यहाँ पे बीच में नाम, सॉरी ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, PM जनमन के लिए सरकार ने इस बार बजट आउटले बढ़ा दिया था। सो इसी के रिगार्डिंग अब एक्चुअली में ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार चाहती है कि आउटरीच इसकी बढ़ाई जा सके और बेटर तरीके से इसके ऊपर काम किया जा सके, है ना। स्कीम्स को इनिशियली लॉन्च किया है, धीरे धीरे इसकी अब कनेक्टिविटी, अगेन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो इस केस में भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है आपको कि आउटरीच कैंपेन जो है वो 15 जून को एक्चुअली में लॉन्च हुआ है एंड 14 दिन के लिए फॉर अ फोर्टनाइट यहाँ पर लॉन्च किया गया है, पायलट रन पे है। उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स आएंगी या आउटकम्स आएंगे, अब उसी के हिसाब से जो 500 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी। 500 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर फिर और बेटर तरीके से इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है। सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कि देभर कमीशन क्रिएटिव PTG एज अ सेपरेट कैटेगरी। सेकेंड, PVTGs आर मोस्टली होमोजीनस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारी। जो देभर कमीशन है, पहले PVTGs नहीं हुआ करते थे, पहले PTGs ही हुआ करते थे। देन धीरे धीरे करके देभर कमीशन की जो
रिकमेंडेशंस थी, उसके बाद हमने एक सर्टन ग्रुप बना दिया कि हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स है या जो ट्राइब्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटेड, उनके अंदर भी पर्टिकुलरली ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको और ज़्यादा यहाँ पर अपलिफ्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो PVTGs बना दिए गए, जो कि PGTs एग्जिस्ट करते थे पहले, उनको PVTGs बना दिया गया। एंड वाई दे आर मोस्टली होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब क्या है, एक जैसे है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसे कैसे कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो लोग, है ना। एक अब उनके पास एक ही तरह का आप कह सकते हो कि अलग, मतलब हैबिट्स तो ऑब्वियसली अलग ही होंगी, बट उनका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या सोशल बैकवर्डनेस अलॉन्ग विद दैट कि उनको कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं मिल रही, उनके पास घर भी उस तरीके के नहीं है एज कंपेयर टू द अदर ट्राइब्स, ठीक है। तो इस वजह से वो अब बैकवर्ड में से भी बैकवर्ड है, तो वो PVTGs है, उनको और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड ये देभर कमीशन ने हमें बताया था, जिनकी अब रिकमेंडेशन को यहाँ पर माना गया कि 1973 में देभर कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को बनाया सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग्स द ट्राइबल ग्रुप्स। 2006 में PTGs को PVTGs बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड PVTGs आर बेसिक कैरेक्टर्स कि वो होमोजीनियस है, स्मॉल पॉपुलेशन है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, cast a simple mold, absence of written language, simply technologically they are also, you can say कि इतना एडवांस नहीं है, इतने क्या एडवांस ही नहीं है। एंड स्लोअर रेट ऑफ चेंज, अडेप्टेबल टू चेंज यहाँ पर नहीं है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जब उनको जोड़ने की बात करते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देन तेहरान स्टेट्स to empty as Trump steps in, demands Iran unconditional surrender। So ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको बोली थी ना कि हर एक चीज़ बिजनेस है। अब USA, इजराइल और रशिया इनफैक्ट वो साथ में आ गए हैं तीनों। रशिया ने डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोला है कुछ, बट इनडायरेक्टली भी कोई सपोर्ट ना देकर, बल्कि ईरान ने हेल्प की थी रशिया की जब यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर शुरू हुई थी। तो इनिशियली जितने भी अब ये ड्रोन्स हैं या इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो आर्मामेंट्स हैं या सामान है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, वो रशिया को भेजा था इनिशियली जब शुरू में यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुई थी। बट अब ईरान वाज एक्सपेक्टिंग कि रशिया उनको सपोर्ट करेगा, बट रशिया ने कुछ भी नहीं बोला है, रशिया इज साइलेंट अबाउट इट। रीज़न उसके पीछे का क्या है कि ईरान को सबसे ज़्यादा वेपन्स की सप्लाई ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ वॉर जो इजराइल के साथ शुरू हुई है वो रशिया से ही हुई। बिजनेस ही पर्सपेक्टिव पहले आएगा ना, पहले पैसा बाद में सारी चीज़ें, दोस्ती यारी बाद में, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ट्रंप जिनके केसेस पे या USA जिसके बेसिस पे अब ईरान खेल रहा था कि अब USA का पैसा लगा हुआ है, हमारा फटाफट से काम हो जाए, बट कि अब हमारे साथ इजराइल, क्योंकि अब USA के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहेगा, इजराइल हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ पे ट्रंप जो है वो खुद ही ईरान के अगेंस्ट हो गए हैं। ही हैज़ स्पेसिफिकली सेड कि हम जानते हैं कि वहाँ के लीडर की पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स क्या है, बट वी विल नॉट किल हिम राइट नाउ, बट दे आर ट्राइंग टू से कि अभी के हिसाब से ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए टू इजराइल, राइट। तो अब ये माना गया है कि दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्लान। एंड अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जो हमारी एटॉमिक रिसर्च के लिए जो काम चल रहा था ईरान के अंदर, या IEA का इस टाइम पे ये चीज़ बोलना कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है उनके ऊपर अटैक ज़्यादा हुआ तो है बट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट अब बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है वो इंटरनल भी हुआ है। तो लोग जो हैं अब वो भाग रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप इवैक्यूएट कर दीजिए उस रीजन को। एंड ज़्यादातर लोग जो हैं अब कैस्पियन सी वाली साइड भाग रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू सीक रिफ्यूज। उसके अलावा यहाँ पर इस न्यूज़ में कुछ नहीं है और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क, राइट। सो एवरीथिंग इज़ बिजनेस ब्रो, राइट। सवाल यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर कैस्पियन सी? ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड जॉर्जिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्जिया। मैप देख लेते हैं अब हम। कैस्पियन सी के अराउंड रशिया है, कजाकिस्तान है, देन हमारा तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है। जॉर्जिया जो है वो यहाँ पर ब्लैक सी वाली साइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लैक सी पे पूछ लूंगी मैं किसी दिन अगर न्यूज़ में आता है तो गेट रेडी, ओके। पता होना चाहिए आपको इसका आंसर, तो ऑप्शन इसका डी है। अब राइस रिवील सरप्राइज एबिलिटी टू अडेप्ट टू कोल्ड फास्टर देन एवोल्यूशन। तो देखिए ये एक साइंस पर्सपेक्टिव से आपको आर्टिकल दिया गया था
ठीक है, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स। तो क्लास 12th की बायो की जो बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें जो जेनेटिक्स के रिगार्डिंग जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे सेम ही चीज़ तरीके से बताई गई है। थोड़ा सा उसमें एडिशन करके ही बताया गया है कि डार्विन की थ्योरी क्या थी, उनको बैकअप कैसे किया, जेनेटिक्स जो जीन्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। बट रेलेवेंस इसका यही है कि जो अब नए तरह के जो अब राइस है ना, इनिशियली उसको कोल्ड टेम्परेचर में इन्होंने रखा, धीरे धीरे करके इन्होंने नोटिस किया कि राइस का जो अब प्लांट है या जेनेटिक्स है या जीन्स है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं एंड उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली ये कोल्डर टेम्परेचर्स को बेटर तरीके से सस्टेन कर पा रहा है एंड यील्ड में भी कोई इतना फ़र्क नहीं आया है। ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ACT1। ACT1 जो है एक ऐसा स्पेसिफिक जीन है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ को इम्प्रूव करता है एंड इसकी प्रेजेंस जो है इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांस हाई रहती है। एक तरह का प्रोटीन ही है, जीन से प्रोटीन बनेगा तो वो अब प्रोटीन जो है ACTI रिलीज करेगा ज़्यादा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट जब वो कोल्ड के अगेंस्ट यहाँ पर जो नए स्ट्रैंड्स यहाँ पर मिले हैं, जो नए स्ट्रेन्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये नए राइस क्वालिटी को डेवलप किया जा रहा है, इन दिस केस ACTI की जो प्रेजेंस है वो कम है। ठीक है, अब वो कम इसी वजह से है कि अब हायर टेम्परेचर्स में, नॉर्मल टेम्परेचर्स में उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती थी बट अब कोल्डर टेम्परेचर्स में उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक तरह से रिसेसिव ट्रेट हो गया। एंड जो ये नए तरह का जो स्ट्रैंड इन्होंने डेवलप किया है जेनेटिक्स के थ्रू, ये किसी भी तरह की जेनेटिक म्यूटेशन के साथ नहीं हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन के तहत यहाँ पर बोला गया है कि धीरे धीरे करके अपने आप से इन्होंने सीख लिया, ये प्लांट जो है सस्टेन करके इन एन एनवायरनमेंट उन्होंने इस चीज़ को अपग्रेड कर लिया है। ठीक है, सो ACTI क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया, नॉट इन डिटेल। ठीक है, डार्विन की थ्योरी क्या कहती थी या हमारे जेनेटिक म्यूटेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, म्यूटेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। नाम यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। बट हाँ, अगर आप CUET का भी पेपर दे रहे होंगे है ना, अगर आपको कोई भाई बहन जिन्होंने कॉलेज में एग्जाम देना है या अगर बायो को रखना है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए उनके लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। UPSC में इतना ही आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब एक डेफिनेशन जो है इसको थोड़ा सा देख लेना कि द सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन विदाउट ऑल्टरिंग द DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। तो एपिजेनेटिक्स की वजह से आप कह सकते हो कि ये चेंज हुआ है ना, एंड ये जो चेंज है ये फॉर द नेक्स्ट 5 जनरेशन्स उसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो बिना किसी तरह की म्यूटेशन के ये चीज़ हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक्स। सो अब सवाल है, द सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन विदाउट ऑल्टरिंग DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। बता चुकी हूँ मैं आपको। ACTI इज अ जीन इन्वॉल्व इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल इन राइस। नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में, लो लेवल पे नहीं ना होता, हाई लेवल पे होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो अब ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाती है। सो हमारा ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे निसार के साथ। निसार की फुल फॉर्म में अगर हम देखें तो नासा प्लस ISRO। ठीक है, देन AR वाला पर्सपेक्टिव इन्होंने डाल दिया विद रिस्पेक्ट टू SAR यूनिट। अब SAR का बेसिक आइडिया यही है कि क्लाउडी वेदर में, डार्क वेदर में, ये सारी सिचुएशंस में भी ना विद द हेल्प ऑफ एन एंटीना माइक्रोवेव्स को जो है सेंस करने के बाद पिक्चर्स जो है एट अ रेगुलर लेवल आपको भेज सकता है। तो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में ये एक्चुअली में आपको हेल्प कर सकता है रियल टाइम एनालिसिस देने में, रियल टाइम पिक्चर्स को भेजने में। ठीक है, निसार क्या है, निसार के ऊपर थोड़ा सा यहाँ रिसर्च कर लेना। प्लस अगर हम देखें तो अब इसकी ऑर्बिट कौन सी है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है या किया जाएगा। देन इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे न्यूज़ में आपको बताई गई है कि पूरे ग्लोब का चक्कर ये विद इन 12 डेज लगा सकता है। तो रियल टाइम एनालिसिस के लिए आपको ये बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू क्रॉपिंग सिस्टम, इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें स्टबल बर्निंग भी चेक करनी है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए निसार आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। मैच द फॉलोइंग पेयर्स सैटेलाइट्स एंड द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, या आप कह सकते हो एजेंसीज जो इनके साथ इन्वॉल्व है ना। MMSAT-1 साउथ अफ्रीका, सनसैट यूरोप, देन Sentinel-2B बर्मा। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच, क्योंकि MMSAT-1 बर्मा का है, सनसैट है हमारा साउथ अफ्रीका का, Sentinel-2B यूरोप का। ठीक है, देन इंडिया इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वॉरहेड काउंट टू 180 इन 2024।
ठीक है, सिप्री की रिपोर्ट आई है। देन ये स्टॉकहोम जो हमारी कन्वेंशन काइंड ऑफ कह सकते हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी क्या, स्टॉकहोम में स्थित, ठीक है, हमारा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करता है विद रिस्पेक्ट टू कि पीसफुली कैसे एग्जिस्ट किया जा सके। देन नॉर्डिक कंट्रीज का ही पार्ट है ना, तो आप कह सकते हो, ये मान सकते हो कि कैसे उन चीज़ों को बेटर किया जा सकता है। उनकी ही रिपोर्ट जो है एक तरह से बहुत वैल्यूएबल रिपोर्ट मानी जाती है, साल में एक बार आती है, जिनके अकॉर्डिंगली उनका जो भी डेटा है वो पूरे वर्ल्ड की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक ये रिपोर्ट को माना जाता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बोला है कि इंडिया ने अपने वॉरहेड्स को बढ़ाया। देन अब इंडिया वॉरहेड्स बढ़ा रही है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ा रही है, एंड एज अ रिजल्ट अगर हम देखें आने वाले टाइम में हमारे पास न्यूक्लियर वॉर ही एक्चुअली में आंसर बचेगा अगर हम अभी कोई स्टेप नहीं उठा लेते तो। ठीक है, तो जो हमारी जो ट्रीटी है वो भी विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सपायर होने वाली है, तो उससे पहले हमें एक न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू स्टार्ट जो है उसको शुरुआत करना पड़ेगा हमें, ताकि जो लोग हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर को एक तरह से वेपनाइज ना कर पाएँ। वेपनाइज किया भी है अगर तो वो उन्हें एक तरीके से यूज़ ना करे लोगों के ऊपर, क्योंकि वी नीड टू एग्जिस्ट पीसफुली। दैट इज वॉट दिस न्यूज इज स्टेटिंग। तो अभी के हिसाब से ग्लोबल थिंक टैंक माना जाता है, 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से भी बोला जाता है ग्लोबल थिंक टैंक इनको बोलते हैं। थिंक टैंक कौन होता है? जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है ना, या जिनकी रिपोर्ट्स या जिनके इनपुट्स बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे जो सिप्री है उसकी रिपोर्ट को थिंक टैंक माना जाता है। 2025 की रिपोर्ट में उन्होंने यही चीज़ को बोला एंड इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया है। तो अभी के केस में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर कंट्रीज कौन सी है? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, एंड इजराइल। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अभी आप कह सकते हो कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हैं, जो कि अभी बताया गया है पब्लिकली, जिन्होंने खुद से बताया है कि हमारे पास हैं। कितने हैं वो डेटा कभी सही नहीं होता है, दो इन्होंने डेटा भी बताया है, बट यू डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट काइंड ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो अब इससे जुड़ा सवाल यही है कि सिप्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। सिप्री इज इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। सिप्री हेडक्वार्टर्स इज इन स्वीडन। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट के लिए। 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, डेटा एनालिसिस के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए, बेस्ड अपॉन सोर्सेज जो पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया जिसके अंदर इंटरेस्टेड रहती है, पब्लिक जिसके अंदर इंटरेस्टेड रहती है। तो स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है, रेगुलरली रैंक्ड अमंग्स मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंक टैंक्स वर्ल्ड वाइड। तो इन्हीं के बेसिस पे तभी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं। तो अभी फटाफट से चीज़ देख लेते हैं कि शैडो फ्लीट क्या है। यूके स्लैप्स न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया, शैडो फ्लीट बैन्स 20 मोर शिप्स। तो अब क्या है ये चीज़? रशिया की शैडो फ्लीट इज, क्योंकि अब रशिया जो है वो तेल सप्लाई नहीं कर सकता, सैंक्शंस उनके ऊपर लगी है ना, सप्लाई कर सकता है बट थ्रू अ पर्टिकुलर रेट, पर्टिकुलर वे वहाँ पे अब वो सप्लाई नहीं कर सकता तेल, है ना। तो अब शैडो फ्लीट करके रशिया ने ऐसे अपने शिप्स को, जो कि पुराने शिप्स हैं, यूज़ में लाया है कि वो अब बिल्कुल शाना बन के शातिर तरीके से बिना किसी भी कंट्री के नोटिस में आए ऑयल सप्लाई कर देता है। तो अब इलीगल तरीके से ये भेजा जा रहा है सामान, ठीक है। एंड मल्टीपल टाइम्स जो शिप है अपना फ्लैग चेंज करती है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फेक होती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो शैडो फ्लीट है इसके ऊपर सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाई गई है यूके के द्वारा 20 मोर शिप्स के ऊपर। Then, how Israel used spy smuggled drones and AI to stun hobble ईरान, ये मैं आपको बताना चाहती थी। रीज़न इसका यही है कि अब जो ईरान के ऊपर अटैक इसराइल ने किया है, इट वॉज अ सोची समझी चाल, ठीक है, सोचा हुआ प्लान था ये। 2 या 3 साल लगे इसको प्लान करने के लिए। तो ये आर्टिकल आपको यही बता रहा है कि यूएसए का इसराइल साथ दे रहा है, ठीक है, या यूएसए को सपोर्ट इसराइल इसीलिए कर रहा है कि दे वांटेड टू सप्रेस ईरान, क्योंकि इन द कमिंग फ्यूचर दे सॉ कि ये एक न्यूक्लियर कंट्री बन सकता है ना। सो इसी वजह से न्यूक्लियर कंट्री की वजह से अब डिसआर्मामेंट करना चाहते हैं उन लोगों की, या उस कंट्री की, ईरान की, के फाइनली हम यहाँ से सामान जो है निकाल सके, किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सके कि दे आर नॉट रेडी इनफ कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को रखें या न्यूक्लियर वॉर हेड्स को अपने पास रख सकें। अगर इन केस बनता है तो, वैसे तो नहीं बनेगा, बट अभी इलीगल तरीके से आई है कि जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है या उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंगली अगर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को या नॉर्म्स को ही मेंटेन नहीं कर रहे तो वॉर हेड्स ही बना रहे हैं ना चुपके चुपके से। सो अब इसी तरीके से क्या है कि मोसाद ने यहाँ पर काम किया है मिलिट्री के साथ मिलकर। इंटेलिजेंस वाली बात मैंने आपको बोली थी शायद 2 या 3 लेक्चर्स पहले कि ईरान में इतने स्पाइस घूम रहे थे या घूम रहे हैं एट दिस पॉइंट कि कोई भी चीज़ अननोटिसेबल नहीं होती। सो जो मेजर मिलिट्री लीडरशिप यहाँ पर ईरान की जिनको मारा गया है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी मोसाद अलॉन्ग विद दैट ऑफ द लोकल पीपल, उन्होंने
बताया है, एंड विद रिपीटेडली 3 साल अप्रॉक्सीमेटली उनके थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैक्सिमम डैमेज जो है करने वाला पॉइंट या जो टाइम है उसका वेट किया है इसराइल ने एंड मोसाद ने, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको हिट किया है कि अब मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम डैमेज कैसे हो सकता है, राइट तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कैसी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो सब टाइम की बात यहाँ पर होती है। देन इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो हमारा एक ऑनगोइंग बैच है। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्लीपी फैमिली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस बैच को। एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अगर आपको पता है तो आप लिंक के थ्रू विजिट करके देख सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।